लंबी बहस के बाद भी सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं समझा पाया और शनिवार की शाम जब बिल पर वोटिंग की गई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सका। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, जिसके बाद से सियासत शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार जल्दबाजी में यह बिल पास कराना चाहती थी और इसमें विपक्ष की सहमति नहीं ली गई थी। तो 52 वोट से महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से महिला सांसदों का प्रदर्शन भी लगातार कल देखने को मिला और आगे भी एनडीए की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा। बिल पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, 52 वोट से यह गिर चुका है। महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिरा है। और देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर आगे भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि समर्थन में 298 वोट थे, विरोध में 230 वोट थे, यानी कि 52 वोटों से यह पास नहीं हो पाया। लोकसभा सीट बढ़ने का बिल और कुल सीट आपको बता दें कि 543, मौजूदा सांसद 540 है, यानी कि 3 खाली है। वोटिंग में शामिल 528, जरूरी वोट 352 थे, पक्ष में वोट 298 थे और विरोध में वोट 230 पड़े थे। नतीजा ये रहा कि 54 वोटों से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है और इसको लेकर पूरे देश में सियासत का पारा हाई दिखाई दे रहा है। और ऐसे में पटना की महिलाएं क्या सोचती हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 54 वोट से महिला आरक्षण बिल गिर चुका है और ये गणित भी आपके सामने रख रहे हैं कि कितने वोट पक्ष में मिले, नतीजा क्या रहा। देखिए, जो 230 वोट मिले, 298 पक्ष में थे, 230 विरोध में थे। नतीजा ये रहा कि 54 वोटों से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसको लेकर लगातार विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सहमति नहीं ली गई थी और जल्दबाजी में सरकार इसको पास कराना चाहती थी। और पटना की महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने उनसे बात की है, आपको सुनवाते हैं। आरक्षण बिल कल लोकसभा में गिर गया और लगभग 54 वोटों से ये 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया। और इसे लेकर के जहां सरकार कह रही है कि ये महिलाओं विरोधी जो है वो विपक्ष ने काम किया है, लेकिन जो विपक्ष है उसके अपने दलीलें हैं। हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो बड़े संख्या में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से कल महिला आरक्षण बिल अगर लोकसभा में गिरा है उसे कैसे देखते हैं। ये जो महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में गिरा, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? गिरना नहीं चाहिए, सपोर्ट में होना चाहिए। जो नहीं हुआ है, अच्छा होता तो अच्छा रहता है महिला का, और ऊपर उठने का सौभाग्य प्राप्त होता और ज्यादा अच्छा से होता जो भी होता। हम लोग के राय से तो 33% भी कम है और होना चाहिए, 50% होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में महिलाओं की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। जैसा कि समाज में जनाया गया है कि मतलब हर चीज में बराबर है, बेटियों को बराबर हक मिलना चाहिए। तो ये जो गिरा है हाँ, कैसे देखें? ये तो बहुत मतलब भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अगर हाथ में और दिया जाए सत्ता का बागडोर तो वो और अच्छा तरह से चलाएंगे। उसे नहीं गिरना चाहिए था और इसे एकदम सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो राजनीति में आई हैं, जैसे कि आपको उदाहरण है प्रतिभा पाटिल, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू है, जो देश को आगे बढ़ाने में उनका काफी सहयोग रहा है और महिलाएं काफी ईमानदारी से काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और वो अपने बच्चों को भी उस तरह से प्रेरित करेंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे। ये गलत हुआ है और अच्छा से और ज्यादा % मिलना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जितनी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, परिवार, घर, समाज सभी सुधरेंगे, सभी अच्छे होंगे। एक कहावत है कि एक लड़की को पढ़ाए तो सारा घर पढ़ता है, इसलिए महिला अगर आती हैं तो पूरा मतलब हम लोग के देश और हम लोग का जो जिस शहर में रहते हैं उसका उत्थान होता है। बिना महिला का कोई भी काम सफल नहीं होता है। बहुत गलत हुआ है महिलाओं के साथ। अगर महिला पढ़ी लिखी रहेगी, उनको बराबर का दर्जा मिलेगा तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, इससे उनका पूरा समाज भी अच्छा बनेगा
उनका परिवार अच्छा बनेगा। बिल्कुल गलत है। महिलाओं को मिलने से क्या है कि और आत्मबल बढ़ता। हमारी जो गांव-गांव में महिलाएं आज पढ़ रही है, कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ती है, बढ़ना चाहती है, आरक्षण से फायदा हो तो वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये सबसे ज्यादा फर्क हमारे शहरों से ज्यादा गाँव में महिलाओं को पड़ेगा। अगर ये मिलता तो सबसे बेहतर होता। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि जिस तरीके से इस बिल को सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए था और ये अगर बिल गिरा है तो इससे महिलाओं का बड़ा नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। एनडीए फ्लोर लीडर की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्ष के खिलाफ एनडीए चलाएगा देशव्यापी अभियान। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह अभियान होगा। जनता को बताया जाएगा कि कैसे विपक्ष की नासमझी की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। विपक्ष के जिन सांसदों ने इस बिल का सदन में विरोध किया था, उनके निर्वाचन इलाकों में एनडीए विरोध प्रदर्शन करेगा। देखिए, इस बैठक में नितिन नवीन, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के सारे बड़े नेता शामिल थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनता के बीच जिक्र किया जाएगा कि विपक्ष की नासमझी की वजह से कैसे ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष ने किया है और अब मोर्चा एनडीए की तरफ से खोला जा रहा है। एनडीए के नेता पहुंचेंगे अलग अलग जगहों पर, लोगों के बीच पहुंचकर ये बताया जाएगा कि कैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने विरोध में वोट किया और इसका क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ जनता के सामने रखा जाएगा। और आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं। बोकारो से ये बड़ी खबर, पुष्पा हत्याकांड मामले में कार्रवाई हुई है। आईजी, डीआईजी, एसपी का तबादला कर दिया गया है। शैलेंद्र सिंह बने बोकारो जोन के आईजी, नाथू सिंह बने बोकारो के एसपी। डीआईजी पद को फिलहाल खाली रखा गया है। आईजी, डीआईजी और एसपी का तबादला हुआ। शैलेंद्र सिंह बोकारो जोन के आईजी बन गए हैं, नाथू सिंह बोकारो के एसपी बन गए हैं और डीआईजी पद अभी खाली है। आपको बता दें कि पुष्पा हत्याकांड, इसी मामले में कार्रवाई की गई है। बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। आईजी, डीआईजी, एसपी का तबादला कर दिया गया है और अब जिसको प्रभार सौंपा गया है उनके नाम भी आपके सामने रख रहे हैं। शैलेंद्र सिंह बोकारो जोन के आईजी बन चुके हैं, नाथू सिंह बोकारो के एसपी। डीआईजी पद फिलहाल खाली है। और वहीं झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 जिलों के बदले गए हैं उपायुक्त और संदीप कुमार मीणा लोहरदगा के डीसी बने हैं। राजीव रंजन पूर्वी सिंहभूम के डीसी बने। संदीप कुमार लातेहार के डीसी बने हैं। ये जो तबादला किया गया है, जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं, फेरबदल किया गया है, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं, उनके नाम भी रख रहे हैं। हेमंत सती अब हजारीबाग के डीसी होंगे, उनका प्रभार भी बदला गया है। रवि आनंद को चतरा का डीसी बना दिया गया है। इसके अलावा दीपक कुमार दुबे साहिबगंज के डीसी बने हैं और ऋतु राज को रामगढ़ का डीसी बनाया गया है। तो ये तमाम नाम भी आपके सामने रख रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जिनको लेकर प्रशासनिक फेरबदल की खबरें हैं, उनके नाम भी आपके सामने रख रहे हैं। शशि प्रकाश सिंह देवघर के डीसी बना दिए गए हैं। ये हेमंत सती हजारीबाग के डीसी होंगे अब। और ये वो तमाम नाम हैं जो फेरबदल में सामने आए हैं। रवि आनंद को चतरा का डीसी बनाया गया है। दीपक कुमार दुबे साहिबगंज के डीसी बने। और अगली बड़ी खबर धनबाद से आपके सामने रख रहे हैं। कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग की खबर। कारोबारी की गोली लगने की जानकारी है। कारोबारी को 3 गोलियां लगी हैं। घायल को अशरफी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कारोबारी को दुर्गापुर रेफर भी कर दिया गया। बरवा अड्डा थाना पुलिस ने कार जब्त कर ली है। तेतुलमारी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। धनबाद से आपके सामने ये बड़ी खबर रख रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग की गई है। कारोबारी को 3 गोलियां लगी हैं। इससे पहले भी कारोबारियों को टारगेट किया जाता रहा है बदमाशों की तरफ से। घायल को अशरफी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उसको रेफर किया गया दुर्गापुर के लिए। और धनबाद से अगली बड़ी खबर भी आपके सामने रख रहे हैं, जहां के सोनारडीह ओपी के पास रहने वाले शुभम यादव के घर पे घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। यादव के घर में घुसकर गोली मारी गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने 3 गोली मारी।
और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अशरफी अस्पताल में शुभम के इलाज के दौरान मौत की जानकारी है। शुभम यादव को मेयर संजीव सिंह का करीबी बताया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद से संजीव सिंह भी अस्पताल पहुंचे। मेयर संजीव सिंह ने ग्रामीण और सिटी एसपी से परिवार को सुरक्षा देने के साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी मांग उठाई जा रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पीछे से देख में हम गिरे कपड़ा पर हमें जाने को आदमी बोले मारना जानते तो हम खबर। हेलो, कहाँ पर लगल गोली? डॉक्टरों का अथक प्रयास रहा लेकिन शुभम को बचाया नहीं जा सका। जानकारी यहाँ के डॉक्टर से द्वारा जो जानकारी मिली है उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई और उनके परिजन के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये बताया गया कि घर में ही गोली मारा गया। हमने प्रशासन को इस विषय में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द इस विषय पे जांच होगी और उद्भेदन होगा और मैंने उनसे कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और प्रशासन इस मामले में गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करे। मैं बस इतना ही कहूँगा। हॉस्पिटल लाया गया जिसके दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। अज्ञात हमलावर कौन थे, कितने नंबर में आए थे, इसकी जांच पड़ताल चल रही है और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें जो सोम यादव नामक व्यक्ति है, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो आपसी गैंग वॉर या फिर किस तरह का मैटर हो सकता है जांच के बाद ही पता चलेगा। काफी प्रयास हुआ और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो मतलब नहीं रहे। इसकी जानकारी तो अभी पूरा डिटेल पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, अभी पूरा क्लियर नहीं। धनबाद के सोनाडीओपी क्षेत्र में रहने वाले शुभम यादव को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी थी। आनंद में अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। शुभम यादव मेयर संजीव सिंह के समर्थक थे और जनता मजदूर संघ यूनियन में प्रतिनिधि थे। घटना की सूचना मिलने पर मेयर संजीव सिंह यहां पहुंचे थे और स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। काफी देर तक इलाज किया गया, लेकिन 3 गोलियां शुभम को मारी गई थी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस घटना से जनता मजदूर संघ मेयर समर्थकों में काफी आक्रोश है। वहीं संजीव सिंह ने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिलहाल घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है, किन कारणों से अंजाम दिया है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शुभम यादव का आपराधिक इतिहास था और उन्होंने आशंका जताया कि कुछ आपसी रंजिश हो, इसी कारण से उनके दुश्मन उन्हें गोली मारी होगी। फिलहाल किन कारणों से मौत हुई है, किन लोगों ने मारी है, पुलिस इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन शुभम यादव की मौत से इससे संजीव सिंह के समर्थकों में काफी आक्रोश है। यही कारण है कि मेयर संजीव सिंह ने पुलिस से मांग किया है कि जल्द ही जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इस मामले के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ है? गोलीबारी के आरोपी पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में, और अब तक बदमाशों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है? क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी कारोबारी को टारगेट किया गया है। गोलीबारी के आरोपी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? और अगली बड़ी खबर बेतिया से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पुलिस का होटल गेस्ट हाउस पर एक्शन दिखा। शिकारपुर थाना क्षेत्र में देर रात छापेमारी की गई है। अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सुरक्षा जांच पर फोकस है। होटल्स के सीसीटीवी और रजिस्टर खंगाले गए। कमरों की भी बारीकी से तलाशी ली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठहरे लोगों के कागजात की जांच की गई है। संदिग्धों के बैग और आधार कार्ड चेक किए गए। कार्रवाई से होटल संचालक में हड़कंप की स्थिति दिखी। अनैतिक गतिविधि, सुरक्षा की जांच, इसको लेकर देखिए पुलिस की गंभीरता दिखी है। सीसीटीवी और रजिस्टर खंगाले गए हैं। कमरों की बारीकी से तलाशी ली गई है। संदिग्धों के बैग चेक किए गए, आधार कार्ड देखा गया है। और अचानक जब ये कार्रवाई हुई तो होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी। बेतिया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर पुलिस गेस्ट हाउस में पहुंची, कई होटल में पहुंची, जहां पर छापेमारी की गई।
और वहीं जमुई में सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। बरहट प्रखंड के मलयपुर थाना क्षेत्र में पत्नेश्वर धाम चौक और एनएच पर रात में विशेष जांच अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई है और पुलिस ने छोटे बड़े वाहनों को रोककर तलाशी ली है। साथ ही आसपास के लॉज, होटल, संदिग्ध जगहों को भी तलाशा गया। ठहरने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यालय स्तर पर जो निर्देश मिला है उसके आलोक में पूरे जिले में हम लोग आज लॉज का, होटल का और वाहनों का चेकिंग जो है हम लोग ये कर रहे हैं और ये हम लोग कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगा। और पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देर रात बेउर जेल में भी छापेमारी की खबर है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जेल परिसर में चला सर्च ऑपरेशन। कैदी वार्ड की भी तलाशी ली गई। भारी संख्या में शामिल रहे जवान। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की गई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। बेउर जेल में छापा पड़ा और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जानकारी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि वहां से क्या बरामद हुआ, क्या जानकारी है, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि संदिग्ध गतिविधियों की खबर पुलिस के पास थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। भारी संख्या में शामिल रहे जवान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेउर जेल में छापेमारी की गई। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद टीम वहां पर पहुंची और सिटी एसपी के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कैदी वार्ड की भी तलाशी ली गई। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रांची से रख रहे हैं, जहां झारखंड में आईपीएस का तबादला किया गया है। 46 आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया। एडीजी से एएसपी तक का तबादला हो चुका है। मनोज कौशिक बने मुख्यालय एडीजी। पंकज कंबोज बने हैं आईजी मानवाधिकार। निधि द्विवेदी एसपी सरायकेला खरसावा और नाथू सिंह मेड़ा एसपी बोकारो बनाए गए हैं। अनुदीप सिंह एसपी पाकुड़ बनाए गए हैं। प्रवीण पुष्कर एसपी देवघर बनाए गए हैं। मुकेश कुमार एसपी रामगढ़ बनाए गए हैं। अनिमेश निथानी एसपी चतरा बनाए गए हैं। अमन कुमार को हजारीबाग का प्रभार मिला है। एसपी हजारीबाग वो बनाए गए हैं। एस मोहम्मद याकूब ग्रामीण एसपी धनबाद बनाए गए हैं। इसके अलावा गौरव गोस्वामी ग्रामीण एसपी रांची, शुभम कुमार खंडेलवाल ग्रामीण एसपी जमशेदपुर। इस तरीके से जो तमाम प्रमुख नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपके सामने भागलपुर से रख रहे हैं, जहां पर भागलपुर स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी हुई है। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी में जांच की गई। संदिग्ध के पास से 2 नाली बंदूक बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांका के मुकेश कुमार सिंह के रूप में इसकी पहचान कर ली गई है। 6 खोखा भी पुलिस ने बरामद किए। मुंगेर से हथियार खरीदने की बात इसने कबूल कर ली है। अब इससे और जानकारी जुटाई जा रही है। आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई थी। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी में जांच की गई तो इसकी गिरफ्तारी की गई है। संदिग्ध के पास से बंदूक बरामद और साथ ही साथ इस संदिग्ध की पहचान हो चुकी है। मौके से आरोपी मुकेश सिंह गिरफ्तार हो चुका है। 6 खोखा भी पुलिस ने इससे जब्त किया। विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस चेकिंग के क्रम में इंटरसिटी साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उससे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनके पास से 2 नाली बंदूक बरामद किया गया। और वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय, बल्कि ये करोड़ों परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की और नीतीश जी ने भी इसको शुरू किया था और उनका वो फैसला हम जारी रखेंगे। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन हजारों माओं के आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर नशे की भेंट चढ़ गए थे। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिन्होंने अपने पिता को सुधरते देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की मिट्टी से शुरू हुआ ये सामाजिक सुधार रुकने वाला नहीं। शुक्रवार को उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी जारी रहेगी।
इस फैसले की बुनियाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को रखी थी, जिसे आज एक नया बल मिला है। याद करिए वो पल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साहसी कदम की तारीफ की थी। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ा था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उन घरों का है जहां अब शाम को झगड़े नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई की बातें होती हैं। सम्राट चौधरी का ये बयान उन तमाम उम्मीदों को फिर से जिंदा करता है कि बिहार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बिहार के गौरव और सम्मान की वापसी की कहानी है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की लौ कभी बुझने नहीं दी जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी के फैसले के करीब 10 साल पूरे, राजस्व नुकसान के फेज से निकला है बिहार और बिहार में विकास की गति पर रोक नहीं लगी। शराब के रेवेन्यू के बिना भी बढ़ रहा है बिहार और इसीलिए शराबबंदी का फैसला आगे भी जारी रहेगा। ये बड़ा बयान कह सकते हैं क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि शराबबंदी का फैसला वापस हो सकता है और शराब की बिक्री को छूट दी जा सकती है बिहार में, लेकिन इन कयासों पर अब पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने यह बात कह दी है कि शराबबंदी का फैसला बरकरार रहेगा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर कार्रवाई भी चल रही है। बिहार में 10 साल पूरे हो चुके हैं, शराब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, औरंगाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल लो। तो बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब की घटनाओं के जख्म अभी भी ताजा हैं। मोतिहारी के तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में 2023 में जहरीली शराब कांड ने एक ही परिवार को उजाड़ दिया। जटाराम, उमाशंकर राम और पुरुषोत्तम राम की एक साथ मौत हो गई थी। घटना के बाद से परिवार आज तक सदमे से उबर नहीं सका है। अब परिजन मजदूरी और टेम्पो चलाकर किसी तरीके से जीवन गुजार रहे हैं। गांव में लोग नई पीढ़ी को शराब से दूर रहने की कसम भी दिला रहे हैं और इस बीच में देखिए शराबबंदी के फैसले को 10 साल हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। लक्ष्मीपुर गांव में 3 लोगों की एक साथ मौत हो गई थी। एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था और जो नई पीढ़ी है वो ये कसम खा रही है कि वो शराब नहीं पिएगी। नई पीढ़ी को शराब से दूर रहने की सीख दी जा रही है, कस्में खिलाई जा रही हैं। द्वारका स्थिति हमने कराई तो एक सने घर में रहती सर। अगर शराब ना पी तो हम ना तो ई दिन ना ई दिन ना देखे तो पड़ी हमने का तो हम शराब पिए थे। लोग के समझावी लेकिन ना समझाई ना का समझावी ना जे दारू मत पियो लो, दारू के चलते बहुत सी घटना बा। वो नीचे है। तो मोतिहारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लक्ष्मीपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी। अब इसके बाद जो नई पीढ़ी है वो ये कसम खा रही है कि वो शराब का सेवन नहीं करेगी क्योंकि एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है जहरीली शराब की वजह से। और फिलहाल